हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने संसदीय व्यवस्था क्या होती है और उसके बाद मैंने राष्ट्रपति व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में जान लिया था। आज हम संसदीय व्यवस्था के क्या गुण होते हैं और क्या उनके दोष होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमारे जो पिछली वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। आज हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण और संसदीय व्यवस्था के क्या दोष होते हैं जो कि भारत में संसदीय व्यवस्था कार्यरत है। तो हम जान सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में क्या गुण होते हैं और क्या उसका दोष होता है जो संसदीय व्यवस्था में पाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण की। तो पहला पॉइंट है विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य, यानी कि सामंजस्य क्या मतलब होता है, दोनों में आपसी मेलजोल बना रहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, विधायिका अपने कार्य में स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका भी अपने कार्य में स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका कानून को बनाती है, विधायिका क्या करती है, उसको लागू करती है। तो ये अब दोनों लोग अपने मामले में स्वतंत्र होते हैं और दोनों एक दूसरे के मामले में बहुत कम ही इंटरफेयर करते हैं, यानी कि दोनों क्या करते हैं, दोनों बहुत कम ही विवाद का अवसर प्रदान करते हैं। फिर हमारा हो गया उत्तरदायी सरकार। जिसको भी संसद में लोकसभा में ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं वो अपना सरकार बनाता है। तो सरकार बनाता है तो यहाँ पे उत्तरदायी का मतलब ये हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। सामूहिक रूप से क्या होते हैं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उत्तरदायी सरकार कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें उत्तरदायित्व तो कैसे बना रहता है, इसमें प्रश्न पूछना हो गया, लोकसभा में प्रश्न पूछना हो गया और हमारा प्रश्न काल आता है। तो इन सभी मुद्दों पर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, उत्तरदायी सरकार की क्या करते हैं, स्थापना करता है। जैसे यहाँ पे स्थगन हो गया, सदन का स्थगन करना, तो ये सब क्या होते हैं, ये उत्तरदायी सरकार के लक्षण होते हैं कि यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है वो उत्तरदायी सरकार का कार्य करती है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, निरंकुशता पर रोक। निरंकुशता का मतलब ये हो गया कि इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में कार्यकारी समूह क्या होता पाया जाता है। उसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद होती है वो एक व्यक्ति के पास ना होकर के उसमें जितने भी मंत्रिपरिषद में लीडर होते हैं, मंत्रिपरिषद में जितने नेता हों सभी के पास शक्तियाँ होती हैं। तो एक विशेष व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती जो कि अपने जो निरंकुशता का काम करे, यानी कि कुछ गलत तरीके से कार्य करे। तो ऐसा नहीं है, सभी को लोकसभा में मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त होता है। अगर ऐसा कुछ करता है तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हट सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध लाया जा सकता है और ये क्या कर सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी कि जिसको प्रेजेंट टाइम में कोई पार्टी है, तो मान लीजिए बीजेपी पार्टी है और बीजेपी पार्टी का सत्ता में रहते हुए विघटन हो जाता है, यानी कि उसको क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक सरकार गिर जाती है, लोग बहुमत उसका खो जाता है। तो उसके बाद देखा जाता है कि चुनाव में सबसे ज़्यादा किसको बीजेपी के बाद वोट मिले थे। मान लीजिए आप कांग्रेस को मिले थे, क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार गिर गई। तो वहाँ पे विकल्प ये होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको क्या होती है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। यानी कि प्रधानमंत्री जो बनता है वो विपक्षी पार्टी का नेता होता है, वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहलाता है। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं, ये किसका कथन है, डॉक्टर जेनिंग्स का कथन कहते हैं। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करता है जब सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत गिर जाए या बहुमत सिद्ध ना हो पाए। तो क्या होता है, वैकल्पिक सरकार की स्थापना या व्यवस्था का प्रावधान है। व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब लोकसभा में 543 सीटें हैं, 2 ऑल इंडियन की थी। तो क्या होता है, लोकसभा में सभी क्षेत्र से लोग चुन के तरह तरह के लोग आते हैं। व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो गया, जब भी मंत्रिमंडल का निर्माण होता है
तो उसमें एक विशेष समुदाय को ना जोड़ करके जितने भी समुदाय होते हैं सभी तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और सभी क्या करते हैं, एक व्यापक प्रतिनिधित्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो लोकसभा होती है यानी कि प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो उसमें हर क्षेत्र के लोगों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री उसमें मंत्रिपरिषद में। तो क्या हो गया, व्यापक प्रतिनिधित्व करती है यानी कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये थे हमारे संसदीय व्यवस्था के गुण। अब हम बात करते हैं दोष की। तो पहला है अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने इलेक्शन लड़ा और आपकी पार्टी चुनाव जीत गई और सरकार चलाने लगी। फिर क्या हुआ कि आपकी सरकार के कुछ मंत्रियों ने या मंत्री सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और आपको हटा दिया गया। तो क्या हुआ कि निश्चित नहीं है कि आप अपना कार्यकाल पूरा कर ही पाएँ 5 साल के लिए, आपको बीच में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी हटाया जा सकता है या आपके जितने भी मंत्री हैं वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं और आसानी से पार्टी क्या होती गिर जाती है। फिर हमारा हो गया नीति निश्चितता का अभाव। कहने का मतलब ये हो गया जिसकी भी सरकार बनती है तो अपनी पॉलिसी को लाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। मान लीजिए 5 साल के लिए चुनाव लड़े और आपकी पार्टी चुनाव में जीत गई और देश में प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। आपने कोई पॉलिसी लॉन्च की और मान लीजिए वो पॉलिसी लॉन्च की वो अपना जो है रूरल स्तर पर या अर्बन स्तर पर कार्य कर रही है और क्या हुआ कि आपकी किसी कारणवश क्या पार्टी सरकार गिर गई, तो क्या होगी, अगली पार्टी आएगी तो बहुत कम ही चांस है कि जो आपके द्वारा बनाई गई स्कीम थी तो उसको वो कंटिन्यू रखे, क्योंकि वो आएगी फिर वो अपने तरीके से कार्य करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीतियाँ जो होती हैं नीतियाँ निश्चित नहीं होती हैं। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम किसान सम्मान निधि चल रही है, कल की डेट में कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो उसका नाम बदल सकती है या उस योजना को समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पे योजनाओं की निश्चितता नहीं, यानी कि नीतियाँ निश्चित हैं नहीं है, तो नीतियाँ जो अनिश्चितता बनी रहती है, यानी कि निश्चित होने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। फिर मंत्रिमंडल की निरंकुशता। कहने का मतलब ये हो गया जिसको लोकसभा में ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं वो सरकार बना लेता है और मंत्री जो उसके अंडर में कार्य करते हैं हो सकता है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें। तो यहाँ पे क्या होती है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता बरकरार रहती है। ऐसा राजीव गांधी की सरकार में हुआ था और आपको याद है आंतरिक जो आपातकाल 1975-77 के बीच इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब भी अपनी शक्तियों का इन्होंने क्या किया था, दुरुपयोग किया था। तो ये भी एक गंभीर बात है कि मंत्रिमंडल क्या होता है, निरंकुशता के सिद्धांत पर कार्य करने लगता है। फिर आ गया शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध क्या हो गया, इसमें ये होता है जो विधायिका संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होती है। कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेता होता है और कैबिनेट कार्यपालिका विधायिका को जोड़ने के लिए हाइफन की भूमिका निभाता है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध, यानी कि प्रधानमंत्री क्या होता है, कैबिनेट में मुख्य होता है, तो वो शक्तियों का पृथक्करण क्या करता है, शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध भी कार्य करने लगता है। फिर हो गया अकुशल व्यक्ति के द्वारा सरकार का संचालन। अकुशल व्यक्ति क्या होता है, सरकार जिसकी बनती है उसमें से कोई प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट होता है, कोई किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जितने भी मंत्री लोग होते हैं कुछ ही पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ही हाई लेवल का एजुकेशन नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है जिनको बेसिक स्तर का भी नॉलेज नहीं होता है और जब उनको मंत्री के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा जाता है तो उनको क्या होता है, अपनी जो पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास भी सीमित विकल्प होता है। वो क्या करता है, वो अपनी तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, अपने एक विशेष लोगों को क्या करता है, वो मंत्री पद या मंत्री विभाग का आवंटन करता है, भले वो उस क्षेत्र में व्यापक अपना प्रदर्शन कर पाए या नहीं कर पाए। तो क्या होता है, इन लोगों के पास क्या होता है, अकुशल व्यक्तियों के जब हाथ में सरकार चली जाती है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो देश की पूरी इकोनॉमी पर या देश के पूरे संवैधानिक ढांचा पर। तो क्या होता है, पूरा जो होता है अकुशल व्यक्तियों द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो ये नतीजे आते हैं। तो क्या हो गया कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और क्या करते हैं, ये विशेष तौर पर क्या करते हैं, जो संसद सदस्य हैं संसद सदस्यों का
चुनाव करती है। अपन जो उनको संसद पसंद आए उनको ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो वो जब जाते हैं अपना कोई किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते तो उनको उस चीज़ की बेसिक जानकारी भी नहीं होती, तो उनको शासन चलाने में थोड़ी सी समस्या होती। तो ये रहा हमारा संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।